Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed up to section 156. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन 157. दिस सेक्शन यू कैन ऑल्सो सेट दैट ऑकरेंस रिपोर्ट. और 157 से 159 तक का जो ऑकरेंस रिपोर्ट का जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे. ऑकरेंस रिपोर्ट एक्चुअल में क्या होती है? देखिए, जब हम ऑकरेंस रिपोर्ट की बात करते हैं, इट इज ए कॉपी. ये कॉपी होती है उस रिपोर्ट की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, उस एंडोर्समेंट के साथ एक कमेंट देके भेजी जाती है कि उसमें पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या नहीं कर रहा. मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद वो जो उस एफआईआर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ भेजी जाएगी? वो मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी और उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि वेदर द पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस और नॉट, कि क्या पुलिस ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा या नहीं करेगा. एक्चुअली ऑकरेंस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ऑकरेंस रिपोर्ट की नॉर्मली अगर हम ये बात समझें तो प्राइमरीली क्या होता है कि ऑकरेंस रिपोर्ट जो नॉर्मली एक एफआईआर ही होती है जो मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है. लेकिन कई बार क्या होता है, एफआईआर होने के बजाय जो डेली डायरी होती है जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट का कुछ प्रोसेस लिख रहे होते हैं, तो वो भी जो है जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है. जब क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट होता है और जब सिविल केसेस की बात करते हैं उसे जज बोला जाता है. जब ऑकरेंस रिपोर्ट की हम बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, किस वजह से ऑकरेंस रिपोर्ट की इतना इंपॉर्टेंस माना गया. देखिए, हरियाणा और दिल्ली जैसी जगह में क्या है, एफआईआर जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है. तो जब उसमें नॉर्मली पहले क्या होता था कि जब एफआईआर दर्ज की जाती थी तो उसमें पुलिस वाले क्या करते थे, जब शिकायतकर्ता के जब सिग्नेचर लेते थे उससे पहले 4-5 लाइनों का स्पेस छोड़ देते थे. वो इस वजह से छोड़ते कि उसमें कुछ नया ऐड किया जा सके. लेकिन जब मान लीजिए जहां पर भी ऐसे स्टेट्स है जहां पर अभी तक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ है तो वहां इसकी वैल्यू अभी भी उतनी है. इसका वैल्यू क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, किस वजह से हम इसे लेके आते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए. मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको लिखवा देती हूँ. क्या ऑब्जेक्ट है इसका? ऑब्जेक्ट है इसका, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवाती हूँ. ऑब्जेक्ट है, द फर्स्ट वन इज जुडिशियल ओवरसाइट. जुडिशियल ओवरसाइट का मतलब है कि जज की इस पर निगरानी रहेगी. जज को पता चलेगा कि क्या मैटर आया है और उसमें क्या कुछ हो रहा है. सेकंड चीज रहेगी टू अवॉइड फैब्रिकेशन. टू अवॉइड फैब्रिकेशन का मतलब ये है कि अब जो एफआईआर की कॉपी जज के पास पहुंच चुकी, मजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुकी है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका ऑकरेंस रिपोर्ट का माना जाता है. तो ये ऑकरेंस रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट है. अगर हम बात करें कि अगर जब हम देखते हैं 157 को तो उसके साथ साथ 159 का भी इसके साथ साथ पर्पज आता है. 159 को भी हम देखेंगे. उससे पहले जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक लैंडमार्क केस है जिसमें इंपॉर्टेंस बताया गया था. इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर जो बताई गई थी एक लैंडमार्क जजमेंट में. इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर नहीं, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑकरेंस रिपोर्ट. ऑकरेंस रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? केस का नाम है जफेल, विश्वास एंड अदर्स. इस केस में ये जो केस है, ये केस 1985 में रजिस्टर हुआ था. यानी कि इस केस में जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुई थी वो 1985 में हुई थी और उस टाइम में कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता था. इसमें क्या था इस केस में कि जब स्टार्टिंग में जब एफआईआर नोट की गई उसके अंदर 7 लोगों के नेम थे. लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट के पास जो रिपोर्ट भेजी गई, जो ऑकरेंस रिपोर्ट भेजी गई, उसमें 10 लोगों के नेम थे. तो इसके ऊपर इश्यू राइज हुआ तो कोर्ट में ये बात निकल के आई कि मान लीजिए कोई ऐसी एफआईआर है जो एक्यूज को प्रेजुडाइज कर रही है, एक्यूज के अधिकारों का हनन कर रही है, या उस एफआईआर से या उस ऑकरेंस रिपोर्ट के डिफरेंस होने से जो एक्यूज है उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. तो उस मामले में ये बात कही गई कि कोर्ट ने इसमें ये 2019 का केस है, इसको भी आप नोट रखना. 2019 का केस है. एफआईआर रजिस्टर हुई थी 1985 में एफआईआर रजिस्टर हुई थी, लेकिन केस है 2019 का. तो इसे आप ध्यान रखना कि ये 2019 का केस है और
इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये केस, क्योंकि 1985 की एफआईआर के ऊपर 2019 में सुनवाई हो रही है, फाइनल जजमेंट हो रहा है। तो ये बात कोर्ट में कही गई कि जब आपने डिले किया, इसमें एफआईआर का जो है कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट के पास फोर्थविथ नहीं पहुंची थी, तो इसमें ये बात कही गई कि जब डिले हुआ, डिले होने की वजह से अगर कोई एक्यूज के अधिकारों पर फर्क पड़ रहा है, एक्यूज के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उस मामले में हम सोच सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट ने ये बात कही कि जो नेम है सारे एक्यूज के वो मेंशन किए गए थे लगभग एफआईआर में, और जो उसके अलावा 3 नेम और ऐड किए गए थे, अगर उससे कहीं एक्यूज को फर्क पड़ रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अदरवाइज इस मैटर में एक्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो ये तो थी हमारा एक लैंडमार्क केस 2019 का है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना भी पड़ेगा। उससे अब आ जाते हैं हमारे बेल प्रोविजन पे। इफ, अब इफ की बात हो रही है, यदि फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज का मतलब है कि या तो आपने एफआईआर दर्ज कर दी है उसमें, या किसी और तरीके से आपको पता चला है। एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसके पास रीजन है, उसको संदेह हो रहा है कि एक कमीशन हुआ है किसी ऑफेंस का, एंड विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 में वो एम्पावर्ड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर रहा है। ही शैल forthwith send a report of the same to a magistrate, वो मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजेगा। एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जो कॉग्निजेंस ले सकता है उस रिपोर्ट पर, या सेल प्रोसीड इन पर्सन, या वो खुद वहां पेश हो जाएगा। और सेल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर, या वो ऑफिसर इंचार्ज अपने किसी सबऑर्डिनेट को, हेड कांस्टेबल को या किसी अदर ऑफिसर को वहां डिप्यूट कर देगा कि वो जो है रिपोर्ट वहां लेकर जाए। नॉट बिलो द सच रैंक, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर से, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जिस पदवी पर जिस भी व्यक्ति को बिठाया है। प्रिस्क्राइब इन दिस वी हैव टू प्रोसीड टू स्पोर्ट, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करेगा, स्पोर्ट करेगा, उस जगह पर जाएगा जहां ऑफेंस हुआ, इन्वेस्टिगेट करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो आसपास के एरिया में जो लोग हैं उनसे फैक्ट्स जानने का प्रयास करेगा। इफ नेसेसरी, और अगर फिर भी जरूरत पड़ती है, टू टेक मेजर फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट द ऑफेंडर, उसे लगता है कि कुछ डिस्कवरी करनी है, कुछ फाइंड आउट करना है, तो ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है। अब इसके अंदर वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज रीजन टू सस्पेक्ट, रीजन टू सस्पेक्ट है, उसको संदेह हो रहा है। द इंपॉर्टेंट वर्ड इज रीजन टू सस्पेक्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज है कि फोर्थविथ, सेंड अ रिपोर्ट, फोर्थविथ, इमीडिएटली, शैल, कंपल्सरी है उसके लिए रिपोर्ट भेजना मजिस्ट्रेट को, और अगर वो चाहे तो उस फिर आगे उसको प्रोसीड भी करेगा, उसको सपोर्ट भी करेगा, इनकी जिस जगह ऑफेंस है वहां जाएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस, जो आसपास के लोग है, कोई रेडी वाला है, कोई दुकानदार है, और अगर उसको लगता है कि जरूरत है कि अभी कुछ डिस्कवरी हम कर सकते हैं, मान लो मर्डर हुआ तो मर्डर वेपन को अभी डिस्कवर किया जा सकता है, उसके लिए वो ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है व्हेन इंफॉर्मेशन हैज टू कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस, अगर इंफॉर्मेशन है कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, किसी व्यक्ति के पाग नाम के साथ दर्ज हुआ है, एंड द केस इज नॉट सीरियस, केस जो सीरियस नेचर का नहीं है, पुलिस वाले को पता है कि ये कंप्लेंट किसी ऐसे व्यक्ति के नाम आई है जिसको वो जानते हैं, और केस इतना सीरियस नेचर का नहीं है, इनकी गंभीर मामला नहीं है। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन, जरूरी नहीं है कि ऑफिसर इंचार्ज वहां पर पर्सनली जाए या अपने सबऑर्डिनेट को वहां स्पॉट पे जाने के लिए भेजे। मान लिया हल्की सी मार पिटाई हुई है, हस्बैंड वाइफ का कोई आपस में विवाद हुआ है, तो उसमें क्या है कि उसको पता है कि उनका मैटर है, ये हर रोज ही ऐसे करते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां पुलिस वाले खुद जाएंगे, जो पुलिस ऑफिसर है वो जाएगा। इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज, अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन को लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन, की कोई केस बनता ही नहीं है, कोई विशेष तथ्य ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। दोनों चीजें आ गई। प्रोवाइजो कहता है कि पहला तो ये दे दिया कि उसमें रीजन टू सस्पेक्ट है, कमीशन ऑफेंस हुआ है, तो 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि पहले वो एफआईआर दर्ज करेगा, और उसके बाद वो वहां पर या तो खुद जाएगा जहां पर ऑफेंस हुआ है, या अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजेगा, या कुछ प्रॉपर मेजर जो है वो उठाएगा। लेकिन अगर मान लो ये लगता है कि कोई बाय नेम कंप्लेंट आई और उसका पता है कि सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो वहां पर जाए, स्पॉट पर जाएगा। और अगर उसको ये भी लगता है कि ये यहाँ पर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो उस मामले में भी अगर वो चाहे तो प्रोसीड करने से मना कर सकता है। नेक्स्ट फिर प्रोवाइजो फर्दर कहता है, 2009 में ऐड हुआ था, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, रेप के मैटर में द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज
रेप के मैटर में द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम और द प्लेस ऑफ चॉइस। जब वुमन का रेप होगा तो उस मामले में उस वुमन के घर जाकर जो है मैटर को जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि रेप विक्टिम को ही थाने बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि अपनी स्टेटमेंट देके जाए। और व्यक्ति करते भी, क्योंकि उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं, और राइट्स का पता भी हो तब भी क्या करे, क्योंकि पुलिस के जो स्टाफ है उनकी इतना लैक है, उनकी इतनी कमी है कि अभी तक वो जो पूरी जो फुलफिलमेंट होना चाहिए था, जो पूरी वैकेंसी फिल होनी चाहिए, वो अभी तक फिल है ही नहीं। काफी जगह सीट्स खाली है। तो कह रहे कि या तो वो कंडक्ट करेगा रेजिडेंस पे, या जहां भी उसको प्रैक्टिकेबल लगे, प्रैक्टिकेबल का मतलब जहां भी संभव हो, बाय ए पुलिस ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट, पुलिस ऑफिसर के साथ उसके पेरेंट्स और गार्जियन या नियर रिलेटिव या सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, वहां पर उनके बयान लिए जाएंगे। फिर बात करते हैं हम सेकंड क्लोज की। सेकंड क्लोज क्या कहता है? इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लोज ए और बी के जो प्रोवाइजो हमने देखे थे, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट हिज रीजन। अब वो क्या करेगा? जब ए और बी के बारे में जो प्रोवाइजो हमने ये डिस्कस किया है, ए और बी, इसके अंदर वो क्या करेगा? शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट में मेंशन करेगा रीजन फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन, कि वो सबसेक्शन की जो 1 है उसके रिक्वायरमेंट को क्यों कंप्लाई नहीं कर रहा है, कि वो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा है, उसका रीजन भी देगा। एंड इन द केस मेंशन इन क्लोज बी में जो मेंशन किया गया है उसकी भी द ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट, शिकायतकर्ता को भी सूचना देगा। मान लो ये वाला मैटर है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो उस मामले में वो क्या देगा? शिकायतकर्ता को इन्फॉर्म करेगा कि हम जो आपके मैटर में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। इफ एनी इन सच मैनर एज जो भी मैनर होगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, उस मैनर के अंदर वो उसको भी सूचना देगा। तो कहने का मतलब है, इसका मेन पर्पज यही है कि अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसमें कुछ बाद में चेंजेस ना की जा सके, और एक जज का जब उस पर प्रेशर रहेगा तो जज की एक वॉच नजर रहेगी, तो उसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। 157 के हिसाब से हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या वो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो डिले हो गया इन ट्रांसमिटिंग ऑफ ए रिपोर्ट सेंडिंग में, तो डिले, यहाँ पर मैं एक केस और लिखवाती हूँ आपको। दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क केस। दिस इज डिले इन ट्रांसमिटिंग। मान लो पुलिस ऑफिसर जो है ट्रांसमिट करने में डिले करता है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? ऑकरेंस रिपोर्ट का वो डिले करेगा। तो इसके अंदर केस है रविंद्र महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। स्टेट ऑफ झारखंड का ये मैटर है। इस मैटर में एक सेकेंड, इस मैटर में क्या है, कोर्ट ने ये बात कही है। कौन सी बात कही है कोर्ट ने काफी कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है और कहा है कि अगर डिले होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ जाता है। देखिए, जो भी ऑकरेंस रिपोर्ट का पर्पज है वो हमें पता है फेयर ट्रायल के लिए है, लेकिन अगर मान लो जो डिले है रिपोर्ट को सेंड करने में, वो अगर डिले हो जाता है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्रायल है वो विशिएट हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ट्रायल जो वॉइड हो जाएगा, ट्रायल जो है दोबारा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये सिर्फ एक उसकी फैब्रिकेशन ना हो, इस वजह से रिपोर्ट सेंडिंग की जाती है। अगर रिपोर्ट सेंड करने में डिले हो गया है तो उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि फैब्रिकेट ना हो। अगर मान लो जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेज आते हैं, डिफेंस एविडेंसेज आते हैं, उसके बाद ये प्रूफ होता है किसी प्रकार का फैब्रिकेशन नहीं हुआ, किसी प्रकार का तोड़मोड़ उस एफआईआर के साथ नहीं किया गया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात कही गई थी रविंद्र महतो वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड के केस में। तो ये है केस का नाम, इंपॉर्टेंट केस है, माइंड में रखिएगा। जफैल विश्वास का 2019 का लैंडमार्क केस है। इसके ऑब्जेक्ट क्या है? जुडिशियल ओवरसाइट और अवॉइड फैब्रिकेशन। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि ऑकरेंस रिपोर्ट है, उससे क्या उसके कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या कुछ होगा। अगर ऑकरेंस रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होगी, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली देखिए, जब ऑकरेंस रिपोर्ट जाएगी उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, उसमें कोई ऑर्डर पास कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है केस
और उसके बाद अगर लगता है कि केस बन नहीं रहा तो वो उसमें सेक्शन 159 के तहत ऑर्डर पास कर देगा कि अब जो है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट खुद जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। सबसे पहला फैक्ट ये आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर ऑकरेंस रिपोर्ट ये कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है और पुलिस और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए तो वो उसके ऑर्डर दे देगा। फिर थर्ड पॉइंट अगर हम इसमें समझें तो अगर ऑकरेंस रिपोर्ट ये बताती है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा और मजिस्ट्रेट भी उस चीज से सेटिस्फाई नहीं है तो वो खुद भी उसमें इन्वेस्टिगेशन की बात खुद भी कर सकता है और ऑर्डर भी कर सकता है। तो हम पहले पढ़ते हैं सेक्शन 158। वो बात करता है कि किस तरीके से जो है हम इसके सॉरी उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ। जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस और है। उस केस का नाम है अर्जुन मारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में वही जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया है उसी को एक्सप्लेन किया गया था कि एक तरीके से वॉच डॉग की तरह नजर रखेगा कोर्ट जो है उसमें। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 158 की। सेक्शन 158 बात करता है रिपोर्ट हाउ सबमिट। जो रिपोर्ट आप बता रहे हो किस तरीके से सबमिट होगी, तो इसके लिए देखते हैं एवरी रिपोर्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शैल, द वर्ड इज यूज्ड शैल, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है, डायरेक्ट किया हुआ है, सबमिटेड थ्रू सच ऑफिसर, उस सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू सबमिट होगी जो स्टेट गवर्नमेंट ने मेंशन किया है किस तरीके से, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर से। अगर मान लो उस तरीके से नहीं है तो सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज। सुपीरियर ऑफिसर मान लो डीएसपी है, एसपी है, अगर वो नहीं जा सकते हैं तो वो क्या करेंगे, मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको वो ठीक समझे, आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट, कि वो जो है उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे किस प्रकार से रिपोर्ट सबमिट करनी है बिना किसी डिले के। अब रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब रिपोर्ट आ गई है हमारे मजिस्ट्रेट साहब के पास। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सच मजिस्ट्रेट और रिसीविंग सच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे उस रिपोर्ट को रिसीव करके में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, वो डायरेक्ट कर देंगे कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और इफ इट थिंक्स फिट, अगर उनको लगता है, एट वंस प्रोसीड और डेप्यूट एंड मजिस्ट्रेट, उनको लगता है तो अपने सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट या डेप्यूट कर देंगे टू होल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू, कि उसको इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ, या जो उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए जैसे भी इस कोड के अंदर मेंशन किया गया है। तो कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के पास कहाँ इन्वेस्टिगेशन की पावर है, सेक्शन 159 में मजिस्ट्रेट के पास भी इन्वेस्टिगेशन की पावर है। तो ये तो था हमारा आज का कंसेप्ट सेक्शन 157 ऑकरेंस रिपोर्ट से लेकर सेक्शन 159 तक। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करवाया ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं और हो सकता है वो 10 दिन का ही टाइम पीरियड आपको दे कोरोना के इस टाइम में। और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।